एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन कमीशंस के बारे में, कमिटीज़ के बारे में एंड नेशनल जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ है उनके बारे में। सो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। आप अगर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप अपने बीएड एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ये रहने वाली है। सो हम इसमें क्या करेंगे, ये आपके लिए सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, कि हम आने वाली वीडियोस में क्या पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इसमें हम ब्रीफली बात करेंगे कि जो आपके कमीशंस थे उनका नाम क्या था एंड किसने भी नहीं हम बात करेंगे, वो तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा किसने दिए थे वो, एंड उनका ईयर, कौन सी ईयर में वो आए थे, सो दैट आप अभी से थोड़ा थोड़ा डेट्स याद करने लग जाइए क्योंकि डेट्स बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, सो हम बात करते हैं जो आपकी स्टेजेस है एजुकेशन की इंडिया में, हम उनको 5 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका वैदिक, फिर हम बुद्धिस्ट, फिर आपका मुस्लिम, फिर ब्रिटिश एरा, फिर या हम प्री इंडिपेंडेंस एरा भी बोल सकते हैं। ब्रिटिश एरा को प्री इंडिपेंडेंस एरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये जो है, एंड फिर उसके बाद आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मतलब आपके इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो एरा था हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको पता है वैदिक में, अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में क्या होता था, आपकी गुरुकुल सिस्टम होता था। आपको पता है, आपने रामायण देखी, आपने महाभारत देखी है, तो उसमें ये आपको ये बताया गया था उस टाइम क्या होता था, आपके गुरु सिस्टम होते थे, गुरु चेला जो सिस्टम था आपकी, और आपका जो होल एजुकेशन था वो कैसे ओरल मीन से ही दी जाती थी। एंड इसमें आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि उस टाइम क्या होता था आपके क्या होता था मेनली, कि जो टीचर्स होते थे उनको, जो आपके गुरुज होते थे वो क्या करते थे, अपने स्टूडेंट्स के लिए उनके भोजन, उनके रहने का, मतलब एवरीथिंग दे यूज टू अरेंज फॉर देम। ठीक है, तो आपके वैदिक काल में सिर्फ इतना सा था और टीचिंग जो थी वो ओरल ही दी जाती थी। फिर हम बुद्धिस्ट एरा की बात करें तो आपको पता है गौतम बुद्धा ने ये स्टार्ट किया था, तो वो आपके गौतम बुद्धा ही जो थे वो फाउंडर थे आपके बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के। और आपको पता है गौतम बुद्धा ने आपको 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में बताया था। ठीक है, वो भी एक टाइप ऑफ टीचिंग थी। फिर उसके बाद जो आपकी इसमें मॉनेस्ट्री, इनकी मॉनेस्ट्री होती है जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक उसमें स्टूडेंट्स जैसे एंटर करते हैं तो एक सेरेमनी होती है, पज्जास सेरेमनी बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद बच्चे को, उसकी सेरेमनी होने के बाद 12 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उनके एक उनके मॉन्क बना दिया जाता था, मतलब वो हर चीज़ त्याग के वहाँ पर आते थे। ठीक है, एंड वहाँ पर भी जो आपकी टीचिंग थी वो ओरल ही दी जाती थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बुद्धिस्ट के बाद, अगर हम बात करें तो आप जैसे हम आपकी डायनेस्टीज़ थी, गुप्ता डायनेस्टी थी, तो गुप्ता डायनेस्टी में एक काम हुआ था आपका, जैसे हम बोल सकते हैं गुप्ता डायनेस्टी में आपकी जो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी सेटअप हुई थी, लाइक आपकी नालंदा जो थी वो सेटअप हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी कब, गुप्ता डायनेस्टी में सेटअप हुई थी। फिर उसके बाद हम मिडीवल में बात करें तो मिडीवल में आपका क्या आता है, आपका मुस्लिम एरा या इस्लामिक एरा हम बोल सकते हैं, वो आता है। तो इसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ इस्लाम के टूवर्ड्स, या हम बोल सकते हैं उन्होंने वही टीचिंग्स जो है वो इनकलकेट करने की कोशिश की। इस वाले पीरियड में क्या आपका ज़्यादा काम क्या हुआ था, आपकी पेंटिंग्स, देन आपका आर्ट कल्चर, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया था। आपको पता है जैसे अकबर की पेंटिंग्स का जो कारखाना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मतलब आर्ट एंड कल्चर एंड पेंटिंग्स पे ज़्यादा फोकस रहा था उनका, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है, फिर आता है आपका ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश एरा में हम बात करेंगे कि आपके जो ब्रिटिशर्स थे, आपको पता है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया आई थी, कब आई थी, आपकी 1600 में आई थी वो। ठीक है, तो 1600 में बीसी में आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया आई थी। तो जब वो इंडिया आए थे तो उनका मेन फोकस क्या था, उनका सिर्फ फोकस ये था कि उनको क्या करना था, ट्रेड सेटअप करना था, एक फैक्ट्री सेटअप करनी थी, या हम बोल सकते हैं कंपनी सेटअप करनी थी उनको इंडिया में। उसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं था। ठीक है, बट जब उनका काम अच्छा चलने लगा तब उनको एक नीड फील हुई कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कम हो चुकी, मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो चुकी है एंड हमारे पास लोग जो है वो कम हो चुके हैं, हमको लेबर ज़्यादा चाहिए। तो वो क्या करने लगे, तो उनको फिर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो इंडियंस थे वो कोप अप नहीं कर रहे थे उनके नीड्स के साथ। ठीक है, उनके पास एक जो कम्युनिकेशन गैप था वो भी बन रहा था, एंड एक
प्रॉपर नॉलेज भी नहीं थी, तो उनको क्या चाहिए थे, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को बाबूस चाहिए थे। बाबूस मतलब कि उनको क्या चाहिए थे, क्लर्क्स चाहिए थे, अपनी कंपनी के लिए क्लर्क चाहिए था, लेबर चाहिए थी उनको। तो उस चक्कर में उन्होंने क्या किया, उस बिहाफ पे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एजुकेशन को थोड़ा सा एम्फोसिस देना स्टार्ट कर दिया। एंड उन्होंने जो है एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया, एजुकेशन को बेटर करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में, ठीक है। एंड उसके बाद आपका आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आफ्टर जो आपका रहता है इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब 1947 के बाद जो भी था, जो भी आपके कमिटीज़ आई है, आयोग आए हैं, या आपके जो हम बोल सकते हैं कमीशंस आए हैं, तो वो सब कुछ पोस्ट में आएगा आपके, ठीक है। सो हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश एरा की। तो ब्रिटिश एरा में क्या था, मैंने आपको बेसिक सी आउटलाइन समझा दी गई है। उसमें आपको अब ब्रिटिशर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने जो सिंपैथी और सपोर्ट के लिए, जो इंडियंस की सिंपैथी और सपोर्ट के लिए उन्होंने क्या कर दिया, हिंदू और इंग्लिश कम्युनिटीज़ को, दोनों को क्या करना, हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसलिए उन्होंने मद्रासा, जो आपको पता है, मद्रासा जो है वो जो था, मद्रासा जो है वो कहाँ, आपके वॉन हेस्टिंग ने कहाँ किया था, एक इस्टेब्लिश किया था, किसके लिए, मुसलमानों के लिए। मद्रासा क्या है, ये मुस्लिम स्टूडेंट्स की कम्युनिटी होती है, जहाँ पर मतलब मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। मद्रासा उन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेटअप कर दिया, ठीक है। कब किया था, 1780 में किया था, ठीक है। और फॉर हिंदूज़ के लिए आपके क्या सेटअप किया था, बनारस संस्कृत कॉलेज, कहाँ, 1791 में इस्टेब्लिश किया था आपके जोनाथन डंकन ने, ठीक है। जोनाथन डंकन ने वो किया था आपका हिंदूज़ के लिए एक कॉलेज सेटअप किया था। तो ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग थी, इनिशियल पॉइंट था। उसके बाद जो हुआ असली रेवोल्यूशन एजुकेशन की इंडिया में, यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर आपके वेरियस एक्ट्स स्टैब्लिश किए गए एजुकेशन में, ठीक है। तो हम फर्स्ट एक्ट जो पढ़ते हैं वो तो चार्टर एक्ट पढ़ते हैं 1813 का, ठीक है। सो जो चार्टर एक्ट 1813 जो है, हम इसको बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। एंड क्यों इस एक्ट को लाने की ज़रूरत पड़ी, एंड क्या क्या इसमें रहता है, क्या रिकमेंडेशंस थी, वो सब कुछ हम बाद वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या चार्टर एक्ट आया था 1813 में। फिर उसके बाद आपका लॉर्ड मैकॉले का मिनट्स आया था, ठीक है। उसमें क्या था, 1835 में आया था। उसमें उन्होंने बहुत सारी आपकी डाउन फिल्ट्रेशन के बारे में बात की थी इन्होंने। फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपकी, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज, या हम बोल सकते हैं यूज़ में इंग्लिश किसने लाई थी, आपके लॉर्ड मैकॉले ने ही लाई थी, 1835 में लाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ऑकलैंड मिनट आया। फिर उसके बाद आपके पास वुड्स डिस्पैच आई, कमिटी आई 1854 में, ठीक है। ये हमेशा ये जो कमिटीज़ बनी हैं, ये क्यों बनी हैं, इन्होंने जैसे अगर आपने वुड डिस्पैच की ये पढ़ी होगी, कमेटी पढ़ी होगी, तो ये इसलिए आई थी क्योंकि लॉर्ड मैकॉले की जो मिनट्स थे वो फेल हो रहे थे अब। क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है, अपग्रेडनेस ज़रूरी है। तो जैसे जैसे टाइम की डिमांड थी, तो आपकी कमिटीज़ बनाई गई थी उस चीज़ को, जो पुरानी चीज़ चलती आ रही है उसको मॉनिटर करने के लिए। जब वो चीज़ें अच्छी से नहीं चल रही थी, तब उसमें एडिशंस करते रहते थे आपके, ठीक है। जैसे अगर हम 3 फार्मूला एजुकेशन की बात करें, 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है उसकी बात करें, तो ये कहाँ कुठारी कमीशन में आई थी आपकी, तो ये अभी तक चलती आ रही है, ठीक है। उसमें मॉडिफिकेशंस होती जा रही है, कुछ चीज़ें हम हटा रहे हैं, कुछ चीज़ें नई ऐड कर रहे हैं, ड्यू टू और यार फॉर दी बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन इन आर कंट्री। इस वजह से ये सब कुछ होता रहा। फिर हम बात करते हैं हंटर एजुकेशन कमीशन आया आपका 1882 से 1883 के बीच में। ये जो है आपको ये डेट्स याद करनी है। एंड ये जो हम डेट्स ये जो हम कमीशंस हैं, ये हम ऑर्डर वाइज पढ़ने वाले हैं। बीच में अगर एक आधा जो कमीशन है वो छूट गया है, या कमेटी छूट गई है, या आपके पॉलिसीज़ छूट गई है, वो हम आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आया जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन था, वो आया आपका 1902 में। फिर आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया आपका 1904
4 में। ये आपके रेलिक कमीशन भी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को बोला जाता है। ठीक है, आपका ये एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है इस टाइम आपको, कि आपको याद करना है कौन सा कमीशन कब आया है। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है। एंड किस कमीशन को दूसरा नाम, मतलब हर कमीशन का दूसरा नाम है, तो आपको वो दूसरा नाम भी पता होना चाहिए। फिर आपकी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी आई 1913 में। फिर उसके बाद हर्टॉग कमेटी आई 1929 में, जिसको हम साइमन कमीशन भी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें जो है आपको आगे जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगी। ठीक है, फिर आपकी सप्रू कमेटी आई 1934 में। फिर आपका अबॉट वुड रिपोर्ट आई 1936 में 1937 के बीच में। फिर आपका वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आई 1938 में। फिर आपकी डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी आई 1937 में। फिर आपके सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन आया 1944 में। हम इसकी रिकमेंडेशंस और जितनी भी है वो सब कुछ हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ आपको ब्रीफ था अभी तक कि आपने कहाँ से एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुई। वैदिक काल से स्टार्ट हुई, फिर बुद्धिस्ट आया, फिर आपके हम बोल सकते हैं मुस्लिम आए आपके, फिर उसके बाद आपके ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, एजुकेशन के उसमें फील्ड में आपके फिर ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने वैसे तो वो यहाँ पर सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए आए थे, बट उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो एजुकेशन की क्वालिटी है, मतलब हो सकता है वो अच्छी हो उस टाइम पे, बट उनको अपने हिसाब से चाहिए थे। लाइक आपके जैसे आपको पता है कि आपके मैकोले का एक बहुत ज़्यादा फेमस है ये कि उनको क्या चाहिए था, उनको इंडियंस बाय ब्लड एंड कलर चाहिए थे, बट इंग्लिश इन टेस्ट चाहिए थे। ठीक है, मतलब ओपिनियन वाइज उनको ब्रिटिशर्स चाहिए थे। उनका दिमाग कैसा होना चाहिए, इंडियंस है बट उनका दिमाग कैसे होना चाहिए था, ब्रिटिशर्स की तरह होना चाहिए था। मतलब उनका मॉरल वैल्यूज़ जो हो, उनके इंटेलेक्ट्स जो हो, उनके सोचने का तरीका जो हो, वो ब्रिटिशर्स की तरह हो। तो उस नीड से इन्होंने क्या किया, एजुकेशन को रिफॉर्म करना स्टार्ट किया इंडिया में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, फिर ये हो गया आपका लड़ाइयाँ भी चलती रही साइड बाई साइड, आपकी एजुकेशन भी अच्छे से होती रही। अब आ जाता है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आपको फ्रीडम मिल चुकी थी। तो उस टाइम आप अगर हम बात करें फ्रीडम के बाद भी क्या ऐसी नीड पड़ी कि हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई थी। हमारी लिटरेसी रेट उस टाइम सिर्फ 14% थी। आप खुद देख सकते हैं, सिर्फ 14% थी हमारी लिटरेसी रेट, इंडियंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसकी वजह से फिर कमीशंस बनना स्टार्ट हुए। फिर आपके फर्स्ट कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा था, तो आपका राधा कृष्णन कमीशन था आपका। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपका मुदलेयर कमीशन आया 1952 से 1953 के बीच में। फिर आपका कमेटी ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन आया 1961 में। फिर आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन आया 1964 से 1966 के बीच में। और इस कमीशन को आपका क्या बोला जाता है, इस कमीशन को आपका बोला जाता है कुठारी कमीशन, जो कि आपके DS कुठारी ने दिया था। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमीशन है आपके एजुकेशन का। ठीक है, एंड आपको जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे राधा कृष्णन कमीशन जो है आपका, इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। मुदलियर को आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा उस पर फोकस किया था। आपके एक एक मेन पॉइंट्स जो रहते हैं किसमें क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके रिकमेंडेशंस में, ये चीज़ें हम सारी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी 1968 में। फिर आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में आई थी। फिर आपका रामामूर्ति रिव्यू कमेटी आई थी आपकी, वो आई थी 1986 में। फिर आपका सैम पित्रोड़ा कमेटी आई थी 2017 में 7 में सॉरी। फिर आपके डॉक्टर यशपाल कमेटी आई थी 2009 में। फिर आपकी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 में। और फिर 2020 में आपको फिर से पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी आपकी। तो हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले अपनी आने वाली वीडियोस में, एक एक बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड जितना हो सके बेस्ट नोट्स में आपको देने की कोशिश करूँगी। एंड वेरियस बुक्स को एंड कंसल्ट करके, रिसोर्सेज बहुत सारे होंगे और बेस्ट से बेस्ट आपके लिए वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करूँगी, ताकि आने वाली जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, वो अच्छे से क्वालिफाई हो सके एंड आपकी नॉलेज अच्छे से अपग्रेड हो सके इन वीडियोस से। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।